हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे हैदर अली टीपू सुल्तान के बारे में, जिनका संबंध किस वंश से था और किस प्रकार इनका उदय होता है। इससे पहले के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से जो है हमने कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने किस प्रकार भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, किस प्रकार बंगाल विभाजन हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, मुगलों से स्वतंत्र राज किस प्रकार हुए, मुगलों की क्या स्थिति रहती है और किस प्रकार मुगलों का पतन होता है। इस सभी चीज़ों के बारे में हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिससे आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एक बेसिक सी समझ बना पाएंगे और प्रत्येक परीक्षा के लिए वह इंपॉर्टेंट होगी। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, जहाँ हमने पढ़ा था कि किस प्रकार प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल विभाजन हुआ और जो मुग़ल शासक थे उनका पतन हुआ। उसके बाद एक तरफ जहाँ दिल्ली में जब मुग़लों का शासन चल रहा था, उस समय की अगर बात की जाए तो जहाँ दिल्ली में मुग़ल शासन चल रहा था, तब दक्षिण में विजयनगर और बहमनी शासन करते थे। यहाँ पे हो जाएगा करते थे या कर रहे थे। तो जो बहमनी शासक और विजयनगर के शासक थे, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, एक दूसरे को आगे नीचा दिखाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक युद्ध प्रारंभ करते हैं और उस युद्ध का नाम रखा जाता है तालीकोटा का युद्ध। यानी कि दक्षिण में दो शक्तियाँ सबसे ज़्यादा चरम पर थी, वह था विजयनगर और दूसरा था बहमनी। और इस विजयनगर और बहमनी के आपस में शक्ति प्रदर्शन हेतु एक युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम रखा जाता है तालीकोटा का युद्ध। ये तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है, जो कि इस युद्ध के क्या परिणाम होते हैं कि विजयनगर का पतन हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य, जो कि हरिहर एवं बुक्का के द्वारा संचालित किया जा रहा था, ये लोग वहाँ पर शासित थे, तो इनका क्या होता है, पतन हो जाता है। और जब विजयनगर का पतन हो जाता है, इसके कारण वहाँ पर छोटे छोटे जो राज्य हैं वह उभर करके सामने आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि दक्षिण में जब दिल्ली में मुगल शासन चल रहा था, उसी समय भारत के दक्षिणी भाग में क्या हो रहा था, विजयनगर और बहमनी राज्य शासन कर रहे थे। जिस समय बहमनी और विजयनगर शासन कर रहे थे तो इनके मध्य एक युद्ध होता है। किस सन में होता है, तो 1565 ईस्वी में होता है, जिसमें विजयनगर का पतन हो जाता है, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और छोटे छोटे राज्यों के रूप में कई सारे राज्य उभर करके सामने आते हैं। अब इन्हीं राज्य में से एक जो आपका सबसे महत्वपूर्ण राज्य उभर करके सामने आता है, वह आता है वाडियार वंश। कौन सा वंश सामने आता है, वाडियार वंश। इस वाडियार वंश के बारे में अगर जाना जाए तो ये वाडियार वंश कहाँ से संबंधित था, तो मैसूर के कर्नाटक में वाडियार वंश का उदय होता है। वाडियार वंश का एक सबसे प्रमुख और प्रतापी शासक होता है और वह होता है चिक्का कृष्ण राज। वाडियार वंश का जो सबसे प्रमुख शासक होता है वह होता है चिक्का कृष्ण राज। चिक्का कृष्ण राज के दो सेनापति होते हैं और यह सेनापति होते हैं नंदराज एवं देवराज। चिक्का कृष्ण राज के दो सेनापति होते हैं, नंदराज एवं देवराज। देखिए इस वीडियो में हम आगे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हैदर अली कौन था, टीपू सुल्तान कौन था। इन सब के बारे में अगर आपको अच्छे से समझना है और रटना नहीं है तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और मैंने इससे पहले के सभी वीडियो इसी तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से आपके दिमाग में सेट कर दिए हैं और जिन्हें आपने बहुत अच्छे से लाइक भी किया है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि दक्षिण में दो शासन आए, बहमनी और विजयनगर, जिनमें युद्ध होता है, विजयनगर का पतन होता है, वाडियार वंश का उदय होता है और वाडियार वंश के उदय के साथ ही वहाँ का सबसे प्रमुख शासक यानी कि चिक्का कृष्ण राज होता है, जो कि दो सेनापति अपने नियुक्त करता है। पहला होता है नंदराज और दूसरा होता है देवराज। तो आई होप कि आपने यहाँ तक की चीज़ों को आसानी से समझ लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें। नंदराज की सेना में जो नंदराज नामक सेनापति होता है चिक्का कृष्ण राज का, तो उसकी सेना में हैदर अली सिपाही के तौर पर शामिल होता है। हैदर अली के बारे में इतिहास में हमने काफ़ी घटनाएं पढ़ी होती हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि इसका उदय कहाँ से होता है। तो हैदर अली क्या होता है कि नंदराज की सेना में एक सेनापति के सिपाही के तौर पर शामिल हो जाता है। इसके शामिल होने के साथ ही साथ हैदर अली 1555 में डिंडीकुल में फ्रांस के सहयोग से शस्त्रागार स्थापित करता है। उसके प्रमुख कार्यों में ये भी पूछा जा सकता है कि हैदर अली ने क्या किया था, तो डिंडीकुल नामक स्थान पर फ्रांस के सहयोग से एक शस्त्रागार को स्थापित करवाया था। अब देखिए, क्योंकि हैदर अली क्या था, शुरुआती तौर से इसमें नेतृत्व के गुण थे, बहुत ही ज़्यादा
कुशल शासक का भी इसके अंदर गुण पाया जाता था। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न एक प्रकार से सैनिक था। लेकिन ये भर्ती किस रूप में हुआ था? सिपाही के तौर पर। धीरे धीरे क्या होता है कि 1760 ईस्वी में हैदर नंदराज की हत्या करके स्वयं शासक बन जाता है। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया, हैदर अली क्या होता है, सभी गुणों में सर्वगुण संपन्न होता है। उसके अंदर नेतृत्व की भी क्षमता होती है, उसके अंदर कुशल सिपाही की भी क्षमता होती है। तो इतनी सारी क्षमताओं और गुणों से जो है कौशलों से युक्त होने के कारण हैदर अली क्या करता है, कुछ ही समय तक सिपाही के तौर पर रहता है और कुछ समय बाद ही वह क्या करता है, अपने सेनापति यानी कि नंदराज की हत्या करके स्वयं शासक बन जाता है। तो अब ये शासक बनेगा तो कहाँ का शासक बनेगा? वाडियार वंश का। नेक्स्ट देखेंगे 1760 ईस्वी में हैदर नंदराज की हत्या करके स्वयं शासक बन जाता है। इसके बाद हैदर के समय में मराठा व हैदराबाद के निजाम व अंग्रेज उसकी बढ़ती शक्ति से परेशान थे। एक तरफ जहां हैदर अली ने क्या किया था, नंदराज को मौत के घाट उतार करके स्वयं शासक बन गया था। उसकी इस प्रशंसा से जितने भी अन्य शासक थे वह सभी चिंतित हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे करके ये दक्षिण से बढ़ते बढ़ते पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर ले। इस चीज़ को देखते हुए जो मराठा साम्राज्य था वह भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित था और वहीं हैदराबाद के जो निजाम थे वह भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं यह अपनी शक्ति इतनी ज़्यादा ना बढ़ा ले कि मुझे व्यापार करने में दिक्कत महसूस हो। क्योंकि जो अंग्रेज थे वह दक्षिण से अपना व्यापार बहुत अच्छे से करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से समुद्री मार्ग उनका पास में पड़ता था जहाँ से वह अपना सामान आसानी से ले जा सकते थे और ला सकते थे। इसलिए वह नहीं चाहते थे कि हैदर अली की शक्ति किसी भी प्रकार से आगे बढ़ सके। तो हैदर अली के बढ़ते कदमों को देखते हुए मराठा और निजाम अंग्रेज सभी उससे क्या हो रहे थे, अंदर ही अंदर खफा हो रहे थे। इसके तहत 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। इसी घटना के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, क्योंकि उससे सभी नाराज हो रहे थे अंदर ही अंदर, तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध आपको देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार ये आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं और इनका कारण क्या था। तो सबसे साफ कारण है कि कारण इनका सिर्फ यही था कि हैदर अली की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, जो कि निजाम, अंग्रेज और मराठा किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। इसके तहत ही युद्ध का आगाज होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर की मृत्यु हो जाती है। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हैदर की मृत्यु कब होती है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर की मृत्यु हो जाती है। हैदर के बाद 1782 में उसका पुत्र टीपू शासक बनता है, जिसकी मृत्यु चौथे आंग्ल युद्ध में हो जाती है। तो 2 क्वेश्चन आप यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे कि हैदर की मृत्यु कब होती है, तो द्वितीय आंग्ल युद्ध में हो जाती है, और टीपू की मृत्यु कब होती है, तो चतुर्थ आंग्ल युद्ध में हो जाती है। और हैदर की मृत्यु के बाद ही उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, हेक्टर मुनरो की एक पंक्ति काफ़ी चर्चित है कि हेक्टर मुनरो ने टीपू के लिए कहा, अशांत आत्मा। टीपू सुल्तान जो कि अपने पिता की भांति बहुत ही ज़्यादा शासक प्रतापी रहा और इसके बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए इसके जो कहा जा सकता है तत्कालिक निर्णय, किसी भी निर्णय को लेने में ये काफ़ी समय नहीं लेता था और उचित और सबसे ज़्यादा प्रबल अपने कार्यों को करने में रहता था। तो इसके इस बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए हेक्टर मुनरो ने इसे अशांत आत्मा की संज्ञा दी थी। हेक्टर मुनरो ने टीपू सुल्तान के लिए कहा कि यह एक अशांत आत्मा है। नेक्स्ट देखेंगे, 1787 में टीपू स्वयं को बादशाह घोषित करता है तथा जैकोबिन क्लब जो कि मैसूर के सहयोग से बनवाया गया था। देखिए, अगर टीपू सुल्तान के कुछ प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो टीपू सुल्तान ने क्या किया था कि स्वयं को बादशाह घोषित किया था, जिसे इसके पहले किसी भी शासक ने, वाडियार वंश के किसी भी शासक ने घोषित नहीं किया था। हैदर अली जो कि शासक तो रहता है लेकिन वह अपने आप को बादशाह घोषित नहीं करता है। वहीं जब टीपू सुल्तान शासक बनता है तो वह 1787 में अपने आप को बादशाह घोषित करता है। जैकोबिन क्लब की जो है स्थापना भी करता है और किसके सहयोग से करता है, तो फ्रांस, यानी कि फ्रांस के सहयोग से आपके मैसूर कर्नाटक में जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है। अब हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जहाँ से हम पूरी रूपरेखा को समझ पाएंगे कि किस प्रकार ये युद्ध होते हैं और किस प्रकार इस वाडियार वंश का उदय और पतन किस प्रकार हो पाता है, इन सभी के बारे में। तो चलिए वाडियार वंश के जो 4 आपके आंग्ल मैसूर युद्ध हैं उनके बारे में
स्टार्ट करते हैं। तो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अगर पढ़ा जाए तो ये सबसे पहले हुए किसके बीच थे? तो आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर मतलब मैसूर के शासक के बीच में। तो अंग्रेज और मैसूर के शासक के बीच में 4 युद्ध जो हुए उन्हीं को नाम दिया गया आंग्ल मैसूर युद्ध। ये परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो चलिए इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये वर्ष 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैदर अली की बढ़ती शक्तियों को देखते हुए ही हैदराबाद के निजाम, मराठा और अंग्रेज तीनों ही नहीं चाहते थे कि इसकी शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ें, इसलिए वह इसे दबाना चाहते थे। तो प्रारंभ में अंग्रेज व मराठा निजाम, बाद में निजाम व मराठा हैदर से मिल जाते हैं, जिससे हैदर अली जीत जाता है और अंग्रेज हार जाते हैं। प्रारंभ में अंग्रेज क्या करते हैं कि मराठाओं को और निजामों को अपनी तरफ मिला लेते हैं और उन्हें ऐसा गुमराह करते हैं कि अगर इसकी शक्ति बढ़ जाएगी तो ये धीरे धीरे तुम्हारा साम्राज्य भी हड़प लेगा, इसलिए वह उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं, एक युद्ध कर देते हैं। किसके खिलाफ? तो हैदर अली के खिलाफ एक युद्ध कर देते हैं, जिसमें जब हैदर इनकी नीति को समझ जाता है तो वह निजाम को और फिर धीरे धीरे मराठाओं को अपनी नीतियों के द्वारा, अपने वक्तव्यों के द्वारा प्रभावित करता है और अपने साथ मिला लेता है। वह अंग्रेजों की चाल को उनके सामने खोल देता है, जिससे जो मराठा हैं, निजाम है, वह हैदर अली के सहयोग में आ जाते हैं और इस प्रकार अंग्रेजों को एक बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ती है। अंग्रेजों के लिए ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि शर्मनाक हार होती है। परिणाम स्वरूप अंग्रेज व हैदर के मध्य एक संधि होती है। जब यह युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह पराजित होते हैं तो उनके मध्य एक संधि की जाती है। इस संधि को नाम दिया जाता है मद्रास की संधि। तो कई बार पूछा जा सकता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर के समय किस सन में हुई थी? तो 1769 ईस्वी में हुई थी। देखिए बहुत ही आसान है इसे याद करना। हम अगर याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ कब था। तो 1767 से लेकर के 1769 के मध्य हुआ था। तो इस संधि कब की जाएगी? तो 1769 में। इसका नाम क्या था? तो मद्रास की संधि के नाम से इसे जाना गया था। इसके तहत यह समझौता किया गया था कि ठीक है, जो जिसका कार्य है वो अपना कार्य करेगा, अपने अपने क्षेत्र में शासन करेगा। इस प्रकार इस संधि को मान लिया जाता है। फिर उदय होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। अब इसका कारण क्या था और परिणाम क्या हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय जो भारत में गवर्नर था वह था वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत में गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। देखिए प्रथम आंग्ल युद्ध के समय कोई भी गवर्नर जैसा पद भारत में सृजित नहीं हुआ था। 1780 से लेकर के 84 तक जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उस समय शासक गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें विशेष क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन करना। देखिए अंग्रेजों को ये कहा गया था कि आगे अगर कोई भी प्रकार का युद्ध होता है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मद्रास के शासक है जो हैदर अली, उनका सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अंग्रेज उनका सहयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट ने किया तथा हैदर की मृत्यु पार्टनोवा में युद्ध में 1787 में हो गई। इस संधि के दौरान जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि की गई थी कि अंग्रेज हैदर अली का सहयोग करेंगे अगर कोई अन्य कंपनियां या अन्य लोग उस पर आक्रमण करते हैं। जब फ्रांस के कुछ लोग उस पर आक्रमण करते हैं, अन्य लोग, बाहरी लोग आक्रमण करते हैं, तो उस समय अंग्रेज उनका साथ बिल्कुल भी नहीं देते हैं और हैदर अली को क्या करना पड़ता है? बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसके तहत यह संधि अमान्य हो जाती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जन्म होता है। जिसका नेतृत्व कौन करता है? तो आयरकूट नामक जो शासक होता है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है। और इस युद्ध में लड़ते लड़ते ही पार्टोनोवा नामक स्थान में युद्ध में ही लड़ते लड़ते 1787 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जहां हैदर अली की 1787 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है वहीं पर टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व संभाल लिया। हैदर अली का जो पुत्र हुआ टीपू, उसने युद्ध का नेतृत्व संभाला और युद्ध लगभग बराबरी पर समाप्त हो गया, क्योंकि टीपू सुल्तान भी अपने पिता की भांति बहुत ही ज़्यादा कुशल और समझदार शासक था। उसने क्या किया, जैसे ही उसके पिता की मृत्यु होती है वह युद्ध के नेतृत्व को संभाल लेता है और इस तरीके से नेतृत्व करता है कि युद्ध में ना तो अंग्रेजों को जीतने देता है और लगभग अंग्रेजी सेना ज़्यादा होने के कारण टीपू की भी अच्छी खासी जीत नहीं हो पाती है, तो युद्ध लगभग बराबरी पर समाप्त हो जाता है। इसके युद्ध समाप्ति के दौरान एक संधि होती है और उस संधि को नाम दिया गया मंगलौर की संधि। कौन सा नाम दिया गया? मंगलौर की संधि। तो 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि होती है। युद्ध कब होता है? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
युद्ध 1780 से लेकर के 84 तक होता है। और इसके लिए संधि कब होती है? तो 1784 ईस्वी में। अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्रथम आंग्ल मैसूर कब युद्ध होता है? तो 1767 से लेकर के 69 तक होता है। 69 में संधि होती है। कौन सी संधि होती है? तो मद्रास की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 84 तक होता है। 1784 में मंगलौर की संधि होती है और वारेन हेस्टिंग उस समय क्या होता है? भारत का गवर्नर होता है। तो चलते हैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ने से पहले जानना होगा कि उस समय भारत में गवर्नर कौन था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत में जो गवर्नर था उसका नाम था कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत में गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस। और ये युद्ध होता कब है? तो 1790 से लेकर के 92 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। टीपू अंग्रेजों को भगाना चाहता था, जिससे उसने फ्रांस व कस्तूतुनिया से सहयोग लिया था। देखिए, जिस प्रकार अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ हमेशा धोखा किया, विश्वासघात किया, इन सब चीज़ों को टीपू अच्छे से समझ चुका था और इसके तहत वह चाहता था कि वह अपनी शक्ति का धीरे धीरे करके पूरे भारत में स्थापित करे और अंग्रेजों को भारत से भगा दे। इसलिए उसने क्या किया कि फ्रांस से सहयोग लिया, कस्तूतुनिया से सहयोग लिया, ताकि वह अंग्रेजों को यहाँ से भगा सके। इस चीज़ को देख करके फ्रांस और कस्तूतुनिया के सहयोग को लेने से जो अंग्रेज थे वह उससे खफा हो जाते हैं और वह क्या करते हैं, टीपू और अंग्रेज के मध्य में एक और युद्ध जन्म लेता है और जिसका नाम होता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस कारण होता है? क्योंकि जो टीपू होता है वह अंग्रेजों को भगाने के लिए फ्रांस और कस्तूतुनिया से सहयोग लेता है, जिससे अंग्रेज क्या हो जाते हैं? असंतुष्ट हो जाते हैं और एक युद्ध की भूमिका बना लेते हैं। टीपू व अंग्रेज के मध्य युद्ध हुआ और टीपू हार जाता है। इस युद्ध में क्या होता है कि पहले तो ये फ्रांस और कस्तूतुनिया जो कि टीपू का साथ देते हैं, वहीं जब युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो धीरे धीरे करके अपने हाथ को खींच लेते हैं और टीपू को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, टीपू को इस अपमानजनक संधि में आधा राज्य, 3 करोड़ रुपए, उसके 2 पुत्र पकड़े गए, कई क्षेत्रों पर अधिकार व अंग्रेज कुछ राज्य मराठा व निजाम को दे देते हैं। इस युद्ध में क्या होता है कि पहले ही आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो रणनीति बनाई थी अंग्रेजों ने, वह कुछ उसी प्रकार अपनी रणनीति बनाते हैं और निजाम और मराठाओं को अपने, कह सकते हैं, अपने हक में कर लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान होता है उसे हार का सामना करना पड़ता है और इस हार के बाद एक संधि होती है जिसे हम जानते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जानते हैं। ये संधि 1792 ईस्वी में होती है और इस संधि के तहत जो टीपू था उसे 3 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं और उसके जो 2 पुत्र थे उन्हें भी पकड़ करके बंदी बना लिया जाता है। इसके साथ साथ मैसूर के कई राज्यों पर अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते हैं और उनमें से कुछ राज्य वो क्या करते हैं, मराठा और निजाम को दे देते हैं, ताकि मराठा और निजाम उनसे खुश बने रहें, क्योंकि वो इन्हीं लालचों में क्या करता है, टीपू को हरवा पाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मैंने अपने मित्रों को मजबूत भी नहीं होने दिया और शत्रुओं का विनाश कर दिया। इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं वह लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। ऐसा वह क्यों कहता है? क्योंकि उसने क्या किया था, निजाम और मराठाओं के सहयोग से ही टीपू सुल्तान को हरा पाया था और जब टीपू सुल्तान हार जाता है तो वह उसके जितने भी उपजाऊ क्षेत्र होते हैं उन पर अपना अधिकार कर लेता है और उन पर अपना अधिकार करने के बाद कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि ना तो उपजाऊ थे, ना तो उनसे कुछ ज़्यादा अर्जित किया जा सकता था, ऐसे कुछ छोटे मोटे क्षेत्र वह निजाम और मराठाओं को भी दे देते हैं, जिससे निजाम व मराठा ये समझ लेते हैं कि हाँ, इन्होंने हमें भी कुछ दिया है, इसलिए हमें इनका सहयोग करना चाहिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यह कहता है कि मैंने इस तरीके की चाल चली कि मैंने अपने शत्रु यानी कि टीपू सुल्तान को हरा भी दिया और अपने जो मित्र को मजबूत भी नहीं होने दिया, यानी कि जो मराठा और निजाम है उन्हें ऐसी चीज़ें दी जिनसे वह अपना बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि उस समय भारत का गवर्नर कौन होता है? लॉर्ड वेले जली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में भारत का गवर्नर कौन होता है? लॉर्ड वेले जली। यह युद्ध होता है 1799 ईस्वी में। कारण क्या था कि एक तरफ जहाँ टीपू सुल्तान अपनी बहुत ही शर्मनाक हार से मजबूर हुआ बैठा था कि किस प्रकार वह
हार चुका है और उसने ना ही अंग्रेज़ों को भगा पाया, ना ही अपने राज्यों को बचा पाया और ना ही अपने बेटों को छुड़ा पाया। तो इस प्रकार से टीपू सुल्तान के मन में बहुत ही ज़्यादा विद्रोह था। इस समय वेलेजली गवर्नर था, जिसने सहायक संधि का फरमान टीपू को भेजा। टीपू ने इसे अस्वीकार कर दिया। उस समय ही भारत में लॉर्ड वेलेजली द्वारा क्या चलाया जा रहा था, तो सहायक संधि चलाई जा रही थी। सहायक संधि को जब इस फरमान को टीपू सुल्तान के पास भेजा जाता है, तो टीपू सुल्तान जहाँ अपनी अपमानजनक हार से असंतुष्ट था, इस कारण ही वह इस संधि को क्या करता है, अस्वीकार कर देता है और वह सीधे सीधे युद्ध के बारे में सोचता है और युद्ध को परिणाम देता है। युद्ध में टीपू की मृत्यु 1799 में हो गई तथा सहायक संधि को मैसूर पर जबरन लागू कर दी गई। ऐसा क्या होता है कि जब वेलेजली सहायक संधि का फरमान भेजता है टीपू के पास, तो टीपू उसे अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह इन सबकी रणनीतियों से बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हो चुका था। इस कारण वह इस संधि को स्वीकार नहीं करता है। परिणामन चतुर्थ आंग्ल युद्ध होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। और इसमें टीपू, जो कि पहले से भी काफ़ी ज़्यादा मन से भी हारा हुआ था, इधर उसकी सेना भी उतनी अच्छी नहीं रही थी, जिस कारण उसे फिर से हार का ही सामना करना पड़ता है। और एक तरीके से देखा जाए तो वेलेजली ये स्वीकार रूपी फरमान जो भेजता है, ये भी एक तरीके का ड्रामा ही होता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि टीपू इसे स्वीकार भी नहीं करेगा और अगर युद्ध करेगा तो भी वह हार ही जाएगा, क्योंकि अब वह उतना मजबूत नहीं रहा था। तो इस युद्ध में जब टीपू हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा मैसूर में क्या किया जाता है, जबरन इस सहायक संधि को थोप दिया जाता है। और परिणाम स्वरूप वाडियार वंश के अल्प विकसित शासक, जब हमने शुरुआत की थी वाडियार वंश के चिक्का कृष्णराज से, तो उसी वंश के सबसे कह सकते हैं कि सबसे अल्प विकसित शासक को वहाँ का शासन बना दिया जाता है, शासित कर दिया जाता है कि आप अब इस राज्य पर अपना अधिकार रखेंगे, जो कि पूरी तरीके से वेलेजली के अधिकार क्षेत्र में था। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में। इस प्रकार की पंक्तियाँ कौन कहता है, तो लॉर्ड वेलेजली इस प्रकार की पंक्तियाँ कहता है कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, क्योंकि उसने दक्षिण को चूंकि आसानी से जीत लिया था और टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो चुकी थी। वाडियार वंश के एक बहुत ही अल्प विकसित शासक को वहाँ पर शासित कर दिया गया था। इस प्रकार वह कहता है कि अब पूरब का साम्राज्य भी हमारे चरणों में है। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वाडियार वंश का उदय होता है। चिक्का कृष्णराज स्वामी के 2 सेनापति आते हैं, उनमें से नंदराज की सेना में हैदर अली सिपाही के रूप में शामिल होता है और सिपाही के रूप में शामिल होने के बाद ही ये धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और वाडियार वंश का शासक बन के बैठ जाता है। इस हैदर अली की मृत्यु के बाद इसका पुत्र टीपू सुल्तान इसकी कमान को संभालता है और द्वितीय विश्व युद्ध में जहाँ हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, वहीं चतुर्थ विश्व युद्ध को लड़ते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और इनका जो कालक्रम था वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और अब आगे की स्थिति में हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार सिख धर्म के बारे में अपने आप को आगे बढ़ाया, सिख लोगों पर अपना अधिकार किया और कैसे कैसे उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में किया था। तो इन सभी को जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें भी देखिएगा। आपको बहुत ही बेसिक से पूरी कहानी की तरह स्टोरी समझ में आ जाएगी और आधुनिक भारत का इतिहास जो कि आपको कठिन लगता है वो कभी भी कठिन नहीं लगेगा, बहुत ईजी है और हमें अपने इतिहास के बारे में सब कुछ जानना भी चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।